नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू नयन सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, पटवारी के एग्जाम के लिए स्पेशल हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें आपने समझा पिछले लेक्चर में कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बनी और राजभाषा आखिरकार हिंदी का अपना जो राष्ट्रभाषा बनने का क्रम था, उसी के आधार पर राजभाषा कैसे नियुक्त की गई। ठीक है, आज समझेंगे कि राजभाषा से संबंधित भारतीय संविधान के अंदर कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन-कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो राजभाषा से संबंधित है, साथ ही साथ भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज देखने वाले हैं कि संविधान का जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है और अनुसूची 8 भी किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। इसके बारे में डिटेल हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं। पहले हमें एक बार पूरा ब्रीफ में देख लेते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, समरी के रूप में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, ये भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और इस संविधान के भाग 17 के अंदर 4 जो है वो क्या है, अध्याय हैं। इन 4 अध्यायों के अंदर जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम पहले शॉर्ट में यहां पर देख लेते हैं कि आखिरकार अध्याय 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है। अध्याय 1 के अंदर संघ की भाषा का जिक्र किया हुआ है और अध्याय 1 के अंदर हमें यहाँ पर 2 अनुच्छेद देखने को मिल रहे हैं। एक तो है आपका अनुच्छेद 343 और एक है अनुच्छेद 344। तो भाग 1 के अंदर 2 अनुच्छेद है। भाग 1 का नाम है संघ की भाषा, जबकि बात करें अध्याय 1 का नाम है संघ की भाषा, है ना। अनुच्छेद 343 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है संघ की राजभाषा क्या होगी। राजभाषा यदि अगर हिंदी घोषित की गई है तो इस हिंदी की लिपि कौन सी होगी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर लिपि के ऊपर ही होने वाला है ना। तो राजभाषा जो क्या है, हिंदी है और हिंदी की जो लिपि होगी वो होगी देवनागरी लिपि। और इस जो राजभाषा का जो रूप में उपयोग यानी कि हिंदी का राजभाषा के रूप में उपयोग कब से प्रारंभ होगा, तो ये होगा 1965 से। तो 1965 तक अंग्रेजी जो है वो राजभाषा का काम आपको करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो 1965 तक अंग्रेजी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी राजकाज की भाषा हो जाएगी। ओके, देन हम बात करते हैं अनुच्छेद 344 के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 344 के अंदर लिखा हुआ है कि राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन होगा। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अध्याय 1 के अंदर जो है वो कंप्लीटली किस प्रकार से आगे बातें कही गई है। ठीक है, मैम हम ब्रीफ में देख रहे हैं, समरी के रूप में देख रहे हैं। तो अध्याय 2 के अंदर जो लिखा हुआ है उसका नाम है, भाग 17 के अध्याय 2 का नाम है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, तो प्रादेशिक भाषाएं यानी कि केंद्र की भाषा तो यहाँ पर लिखी है संघ की राजभाषा। तो भारत एक संघ है जिसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, है ना। इन राज्यों की जो भाषाएं हैं इनको हम प्रादेशिक भाषाओं के रूप में जानते हैं। तो अध्याय 2 के अंदर जो अनुच्छेद हमें देखने को मिल रहे हैं वो अनुच्छेद हैं आपके, कितने अनुच्छेद हैं यहाँ पर, अध्याय 2 के अंदर है 3 अनुच्छेद। अनुच्छेद 345, 346 और 347। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषाएं और राजभाषा क्या होगी, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजभाषाएं लिखी हुई, यानी कि ये क्या क्लियर करता है, ये यह क्लियर करता है कि एक राज्य की एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो जब तक कोई राज्य अपनी राजभाषा या राजभाषाएं घोषित नहीं करेगा तब तक राजभाषा के रूप में किसका प्रयोग करता रहेगा, अंग्रेजी का प्रयोग करता रहेगा। कब ये बात कही गई, 1949 में, यानी कि हमने जब कहा कि 1950 के अंदर हमने संविधान लागू कर दिया, 26 जनवरी 1950, उस समय ये संविधान में कहा गया। इसके बाद अनुच्छेद 346 ये कहता है कि जो राज्य हैं आपस में राज्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और संघ, इनके मध्य में जो संवाद होगा, जो पत्र होंगे, इन पत्रों की जो भाषा होगी वो क्या होगी, राजभाषा होगी। ठीक है, इसके बाद में यानी कि ये राजभाषा कौन सी होगी, ये यही वाली राजभाषा होगी, हिंदी। ठीक है, लेकिन कब होगी ये हम आगे देखेंगे। अनुच्छेद 347 की हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 347 के अंदर ये कहा गया है कि राज्य की जनसंख्या के अनुभाग
कि जो भाषा के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं वो है अनुच्छेद आपके 347 के अंदर। अध्याय 2 भाग 17 का अध्याय 2 कंप्लीट होता है। डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं हर एक अध्याय की। अध्याय 3 के अंदर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके समकक्ष दूसरी संस्थाएं होंगी, इन दूसरी संस्थाओं का जो भाषा होगी वो भाषा का जिक्र अध्याय 3 में किया गया है भाग 17 के। तो इसके अंदर हमें जो अनुच्छेद देखने को मिल रहा है, 2 अनुच्छेद हमें देखने को मिल रहा है, अनुच्छेद 348 और 349। अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधान मंडल या विधानसभा के अंदर जो विधेयक या अधिनियम प्रस्तुत किए जाएंगे, इन अधिनियम की भाषा क्या होगी इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 349 जो है ये कहता है, अनुच्छेद 349 कह रहा है कि भाषा से संबंधित कोई भी विधि या अधिनियमित करने की जो विशेष शक्ति है ये किसके पास होगी, और जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कहां प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 349 का। अध्याय नंबर 4 की हम बात करें तो इसके अंदर इसका जो नाम है वो है विशेष निर्देश, यानी कि विशेष निर्देश देने की बात की गई है। तो इसके अंदर हमारे जो अनुच्छेद देखने को मिल रहा है वो अनुच्छेद हमारे 1 और अनुच्छेद 2 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 350 के 2 उप अनुच्छेद यहां पर देखने को मिल रहा है, अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 350 बी। अनुच्छेद 350 का जो नाम है वो है अव्यवेदन की भाषा, और अनुच्छेद 350 ए जो कह रहा है वो ये कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वह किस भाषा में होगी, तो वह मातृभाषा में होगी। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी किन्हें, भाषाई अल्पसंख्यकों को। अनुच्छेद 350 बी के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। जबकि अनुच्छेद 351 ये कहता है भारतीय संविधान का कि संघ का कुछ कर्तव्य होगा किसके संबंध में, राजभाषा के संबंध में। क्या होगा कि हिंदी का, यानी कि हिंदी हमने राजभाषा घोषित की है, तो हिंदी यदि अगर राजभाषा है हमारी, तो हिंदी जो राजभाषा है इस राजभाषा का क्या होना चाहिए, विकास का कर्तव्य संघ का होना चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार का जो कर्तव्य है वो किसका होगा, वह होगा संघ का। ठीक है, अब देखते हैं एक एक अध्याय को डिटेल में कि आखिरकार क्या कुछ हमारे पास में अध्याय के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो भाग 17 के अध्याय 1 का नाम आपने देखा, संघ की भाषा। इसके अंदर हमें 2 अनुच्छेद देखने को मिले, अनुच्छेद 343 और 344। अनुच्छेद 343 के 3 भाग हैं, 1, 2 और 3। अनुच्छेद 343 एक यह कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और लिपि जो होगी यानी कि हिंदी किस भाषा के अंदर जो बोली जा रही हिंदी भाषा, ये कौन से चिन्हों का उपयोग करके लिखी जाएगी, तो देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 343 2 जो कहता है ये कहता है कि 26 जनवरी 1949 को जब संविधान लागू हुआ तब राजभाषा हिंदी को लागू नहीं किया जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान जब लागू हुआ उस समय हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, तो कब करेंगे, ये करेंगे हम 15 वर्ष बाद, यानी कि 1965 में हम उपयोग करना हम शुरू करेंगे। तब तक क्या करेंगे, तब तक हम अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे। क्लियर हुआ कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके 15 वर्ष बाद से हम क्या करेंगे, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना शुरू करेंगे। 1965 तक हम क्या करेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 343 3 संघ सरकार को यह शक्ति देता है कि 15 वर्ष बाद भी, यानी कि 1965 के बाद भी क्या कर सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग राजभाषा के रूप में जारी रख सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 343 3 ये कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 344 की, जिसके अंदर 2 चीजों का जिक्र किया गया था, एक तो था राजभाषा आयोग और एक है संसदीय राजभाषा समिति। राजभाषा आयोग जो है संविधान लागू होने के उपरांत, राजभाषा आयोग संविधान जब लागू हो गया, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इससे 5 वर्ष बाद कौन गठित करेगा, तो राष्ट्रपति गठित करेगा।
और राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, और 7 जून 1955 को यह गठित हुआ। तो राजभाषा से संबंध में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की 31 जुलाई 1956 को। क्लियर? पटवारी के लिए इस स्लाइड में जो कुछ भी लिखा है इसको घोंट करके पी जाना है, याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि सीधे क्वेश्चन बनेगा प्रथम राजभाषा आयोग किस दिनांक को गठित किया गया? 7 जून 1955। प्रथम राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। प्रथम राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की तो 31 जुलाई 1956 को। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट की प्रमुख 2 बातें थी। क्या बातें थी? कि हिंदी जो है वो प्रधान भाषा बनाई जाए और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा बनाई जाए। ये दोनों ही चीजों को याद कर लेना है। ओके, अब चलते हैं हम संसदीय राजभाषा समिति की। संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हमें देखने को मिल रहा है, डेट को याद कर लेना है, 16 नवंबर सन 1957 को संसदीय राजभाषा समिति का गठित किया गया। और ये गठन जब किया गया तो किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये हुआ जीबी पंत की अध्यक्षता में। और जीबी पंत की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई, इसने अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी सन 1959 को प्रस्तुत की। और इसने जो भी सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों में एक बात ये कही थी कि अंग्रेजी क्या होना चाहिए? प्रधान राजभाषा होनी चाहिए, और जबकि हिंदी जो है उसे सहायक राजभाषा करना चाहिए। इसी के आधार पर, यानी कि जो संसदीय राजभाषा समिति जीबी पंत की अध्यक्षता में बनी, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 और 67 बनाए गए। क्वेश्चन बनेगा कि राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार क्या था? तो आधार था संसदीय राजभाषा समिति 1957 में जो गठित की गई। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं संविधान के भाग 17 के अंदर अध्याय 2 की, जिसका नाम है प्रादेशिक भाषाएं। यानी कि संघ की भाषाओं संबंधित हमने देख चुके। अब प्रदेश की भाषाओं संबंध हमें 3 अनुच्छेद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अनुच्छेद 343, 300 ये 45, 43 नहीं, अनुच्छेद 345, 346 और 347। ओके, 3 हमें यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अनुच्छेद 345, 346 और 347। राज्य की राजभाषा, यानी कि अनुच्छेद 345 से कहता है कि राज्य की राजभाषाएं कौन सी होगी? तो राज्य की राजभाषा कौन सी होगी? या तो हिंदी होगी या फिर प्रादेशिक कोई भाषा होगी जो प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से बोली जाती है, या तो वो होगी या फिर राजभाषा हिंदी होगी। और यदि अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तब तक हम क्या करेंगे? किसी के अंदर प्रादेशिक भाषा के रूप में भी कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है और हिंदी भी वहां पर भाषा नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे? अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में जो राज्य की भाषा है, जहां पर हिंदी का प्रयोग होता है किसके रूप में? राजभाषा के रूप में, वो 9 राज्य हैं। और एक हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली, जिसका हम क्या काम करते हैं? राजभाषा के रूप में देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में एक है, कौन है वो? दिल्ली, जो कि क्या काम करता है? आपका राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करता है। और 9 राज्य ऐसे हैं जो कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। याद कर लेना है, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अनुच्छेद 345 जो है वो है राज्य की राजभाषाएं और राजभाषा से संबंधित। अनुच्छेद 346 जो है ये कहता है कि जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है और संघ है, ये आपस में किस प्रकार से कम्युनिकेशन बनाएंगे, आपस में किस प्रकार से संवाद बनाएंगे, इसके लिए कुछ जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? या तो संघ किसी भाषा को अधिकार दे दे, यानी संघ किसी भाषा को प्राधिकृत कर दे कि अंग्रेजी में होगा, हिंदी में होगा, बांग्ला में होगा, उर्दू में होगा, संस्कृत में होगा, किस में होगा, या तो संघ भाषा बता दें,
है ना। या फिर यदि संघ भाषा नहीं बताता है तो क्या काम करना होगा, हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए हमें एक राज्य से दूसरे राज्य से, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से या फिर संघ से क्या करेगा, आपस में पत्रों के माध्यम से संवाद कर सकेगा। ठीक है। इस आर्टिकल के तहत क्या देखा गया, कुछ अहिंदी भाषी राज्य भी हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं, वो है आप राज्य है, वो है 5, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार है। ये आपस में तो अपनी भाषाओं में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, साथ ही साथ ये जो हिंदी भाषी राज्य है इनसे पत्र व्यवहार के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 347 की। तो अनुच्छेद 347 यह कहता है, यदि अगर किसी राज्य की जनसंख्या का विशेष भाग जो कि काउंटेबल हो, यानी कि बड़ा भाग हो, जो कि उस राज्य को प्रभावित करता हो, ऐसा हमें क्या है, अनुभाग, यानी कि जनसंख्या का कोई भाग जो है वो उनके द्वारा अगर कोई विशेष प्रकार की बोली बोली जाती है तो उसको मान्यता प्राप्त करवा सकता है। जब मान्यता प्राप्त करवा सकता है तो इसकी एक विशेष प्रक्रिया होगी। क्या विशेष प्रक्रिया होगी, वो विशेष प्रक्रिया ये है कि छोटा सा समूह नहीं करा सकता, यानी कि राज्य का राजभाषा या फिर दूसरी भाषा का विशेष अनुपात होना चाहिए, यानी कि राज्य की जनसंख्या पर्याप्त अनुपात होना चाहिए। पर्याप्त अनुपात कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि किसी भाषा को मान्यता प्राप्त करवाने के लिए अनिवार्य हो, उतना अनुपात होना चाहिए। तो कोई भाषा अभिज्ञात यानी कि क्या हो, कोई भाषा अभिज्ञात हो यानी कि आप सभी को पता हो, राज्य में उसे मान्यता प्राप्त हो। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति सरकारी अभिज्ञा निकालेंगे। राष्ट्रपति कौन निकालेंगे, सरकारी अभिज्ञा निकालेंगे। और संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितनी थी, 14 भाषाएं थी। तो राष्ट्रपति ने समय समय पर अभिज्ञा देने के उपरांत वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, हमारे पास में 22 भाषाएं ऐसी हैं जो कि मान्यता प्रदान है ना। तो ये मान्यता प्रदान कैसी होती है, मान्यता प्रदान ऐसे होती है कि राज्य में क्या होना चाहिए, जनसंख्या का एक विशेष अनुपात होना चाहिए, जो अनुपात उस भाषा को मान्यता प्राप्त करवाने के लिए अनिवार्य हो। राष्ट्रपति अभिज्ञा के माध्यम से क्या काम कर सकता है, उस भाषा को महत्व की या फिर अभिज्ञात घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाग 17 अध्याय 3 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनके समकक्ष दूसरे निकायों की भाषा किस प्रकार की होगी। 2 अनुच्छेद देखने को हमें मिल रहे हैं, अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 348 ये कहता है कि संसद में या विधान मंडल में कोई भी विधेयक यदि अगर आता है, कहां पर आता है, संसद में या फिर विधान मंडल में कोई भी यदि अगर विधेयक अधिनियम बनने के लिए आता है या फिर विधेयक और अधिनियम आते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अधिनियम किस भाषा में लाए जाएंगे, ये अधिनियम उस भाषा में लाए जाएंगे जब तक उपबंध ना किया जाए। किस भाषा का, किसी विशेष भाषा का जब तक उपबंध ना किया जाए तब तक ये किस भाषा में लाए जाएंगे, अंग्रेजी भाषा में लाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि अगर अभी तक न्याय और विधान में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि अभी तक किसी विशेष प्रकार का कोई उपबंध नहीं किया गया है कि संसद या विधानसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है किसी भी भाषा का। और जब तक विशेष प्रावधान नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, है ना। तो अंग्रेजी के प्रयोग कहां हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानसभा में जो भी विधेयक और अधिनियम आते हैं, इन अधिनियमों का किस भाषा में उच्चारण किया जाएगा, किस भाषा में वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो किस भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा, अंग्रेजी में। प्रश्न बनेगा पटवारी के अंदर, क्या प्रश्न बन जाएगा, संसद में या विधान मंडल में जो भी विधेयक या अधिनियम प्रस्तुत किए जाते हैं वह किस भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं, वह किए जाते हैं अंग्रेजी भाषा में। किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 348 के तहत किए जाते हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 349 ये कहता है कि भाषा से संबंधित कोई भी नियम या अधिनियम यदि अगर बनाना हो तो एक संसद की विशेष प्रक्रिया होगी। भाषा से संबंधित कोई भी यदि नियम कानून बनाना हो तो क्या होगा, एक विशेष प्रक्रिया होगी। ये विशेष प्रक्रिया क्या होगी, ये विशेष प्रक्रिया होगी वही विशेष प्रक्रिया कि संसद के समक्ष आपको क्या रखना पड़ेगा, राजभाषा से संबंधित एक विधेयक रखना पड़ेगा। कहां पर, संसद के पटल पर राजभाषा से संबंधित एक विधेयक रखना पड़ेगा। और ये जो विधेयक रखा जाएगा ना संसद के पटल पर, ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से रखा जाएगा, है ना। राष्ट्रपति की क्या देना होगी, इस पर पहले से पूर्व सहमति लेना होगी। तो राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक की हम बात करते हैं तो ये विधेयक कब रखा जाएगा, जब राष्ट्रपति की उस पर पूर्व सहमति हमें प्राप्त हो जाएगी। और राष्ट्रपति उस विधेयक पर, यानी कि जो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, उस पर सिफारिश कब देगा, सिफारिश तब देगा जब आयोग यानी कि राजभाषा जो आयोग है वो क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि हाँ ठीक है जो बातें कही गई है वह सही है। तो राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश के बाद ही उसे मंजूरी प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाग 17 अध्याय 4, जिसके अंदर लिखा हुआ विशेष निर्देश, यानी कि किसे दिए जाएंगे विशेष निर्देश, किसे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं अनुच्छेद 350 के तहत और अनुच्छेद 351 के तहत। अनुच्छेद 350 और 351 के तहत जो विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं, वो विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं उस राज्य की बात करें तो राज्य सरकार को, और केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार को निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, अनुच्छेद 350 के तहत संविधान ये निर्देशित करता है कि कोई व्यथा है, कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई व्याधि है, तो उसके निवारण के लिए जो व्यक्ति है वो आवेदन देगा। तो किस भाषा में दे देगा, वह स्वभाषा में या फिर किसी भी भाषा में आवेदन दे देगा। नहीं समझ में आया, इसको ऐसे समझ में, जैसे कि कोई व्यक्ति है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं और आपके पास कोई व्यक्ति शिकायत लेकर के आता है, तो शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा। अब वो व्यक्ति बेचारा अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, केवल उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखना आता है, लेकिन अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा में लिखना नहीं आता, उसे बांग्ला में लिखना आता है। तो वह क्या काम करेगा, व्यथा निवारण यानी कि जो समस्या है उसके निवारण के लिए जो भी आवेदन देगा वह अपनी स्व भाषा में दे सकता है। जो भाषा वह बोलता है उस भाषा में दे सकेगा। अनुच्छेद 350 के अंदर ये निवेशित किया गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यह नहीं कह सकता कि वह किसी भी राजभाषा या फिर अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख करके लाए। किसी, अब आपका काम है, आप यदि किसी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं तो आपका काम है कि उसने जो आवेदन लिख करके दिया है वो जिस भी भाषा में, उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद आप करें। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है, जो भाषा यानी कि बहुत कम समुदाय के द्वारा बोली जाती है, उस भाषा समूह को क्या करना होगा, प्राथमिक शिक्षा जो है वह मातृभाषा में उपलब्ध करानी होगी। कोई भाषा समूह है जो कि बहुत अल्प है, वो भाषा समुदाय को हमें प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में उपलब्ध करानी होगी, उसकी मातृभाषा में उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विकास के लिए क्या किया जाएगा, एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। किस लिए, ताकि उनका विकास हो सके, उनकी संस्कृति का संरक्षण हो सके, उनके द्वारा जो बोली गई भाषा है उसका हम संरक्षण कर सके। इसलिए क्या होगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे किसे, विशेष अधिकारी को। प्रश्न बनेगा पटवारी के अंदर, राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, तो विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। प्रश्न उलट भी सकता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो यह करता है आपका राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 350 के तहत या फिर ये पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी, यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है, तो अनुच्छेद उपबंध करता है 350। ठीक है, व्यथा निवारण के लिए यानी समस्या निवारण के लिए व्यक्ति किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को किस भाषा में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, या रिपोर्ट दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, वो दे सकता है, तो किसी भी भाषा में दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा इंग्लिश, राजभाषा में, विभाषा में, या फिर स्वयं अपनी भाषा में, तो स्वयं अपनी भाषा में।
क्लियर हुआ? अनुच्छेद 350। 51 पर आते हैं। 351 ये कहता है कि हिंदी का विकास और उसका प्रसार किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार ऐसे कार्य करेगी जिनसे हिंदी का विकास हो सकेगा, हिंदी का प्रचार प्रसार हो सकेगा। इस प्रकार के काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वह जिम्मेदारी होगी आपके केंद्र सरकार की। ओके, चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची 8। भारतीय संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूची है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर कर देना कि भारतीय संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूची है। ठीक है, चलिए जब संविधान लागू हुआ था, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने ये देखा था, प्रीवियस स्लाइड में हम ले चलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा आपके लिए? अभी हमने ये देखा, क्या देखा? अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 के तहत हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति किसी भी भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा घोषित कर सकता है ना? वह उसे अभिज्ञात कर सकता है। तो इसी अनुच्छेद 343 के तहत हम बात करें तो 8वीं अनुसूची के अंदर, 8वीं अनुसूची की हम बात करें, जब संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं हुआ करती थी। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को, उस समय 14 भाषाएं हमारे पास थी। और 14 भाषाओं में से कौन कौन सी है वह? तो वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस प्रकार से जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास में 14 भाषाएं थी। लेकिन वह दिन कब आया? जब 14 से 15 भाषाएं हो गई। तो 1967 के अंदर भारतीय संसद के अंदर 21वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। और 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? भाषा को क्या हुआ? राजकीय भाषा घोषित कर दी गई। जब सिंधी भाषा को हमने घोषित कर दिया, राष्ट्रपति ने मान्यता प्रदान कर दी, यानी कोई भी राज्य अपने राजकीय कामकाज किस भाषा में कर सकता है? हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संविधान 71वां संविधान संशोधन जो प्रस्तुत किया गया, वो किया गया 1992 के अंदर। 1992 के अंदर जब 71वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, उस समय क्या हुआ? 3 भाषाएं आपकी मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली जब घोषित की गई तो इस समय हमारे पास में राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? यहां पर 14 + 1 15 और 3 18। क्वेश्चन इन पर भी बनेंगे कि वर्ष 1967 में हमारे पास राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में या फिर अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं शामिल हो गई? तो 15 भाषाएं हो गई। जब 1992 के अंदर 71वां संविधान संशोधन हमने लागू किया तो उस समय कितनी भाषाएं हो गई? उस समय हमारे पास 18 भाषाएं हो गई। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में वह कौन सी भाषाएं हैं जिसे सम्मिलित नहीं किया गया है? 3 भाषाएं दी होंगी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, एक कोई भी भाषा दे दी जाएगी। तो याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में जो है वो घोषित किया गया हमारे राजकीय भाषा के रूप में। इसके बाद बात करें 92वां संविधान संशोधन की बात करें, जो कि वर्ष 2003 के अंदर शामिल किया गया। हमने कौन कौन सी भाषाएं ऐसी थी? तो बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, यानी कि टोटल 4 भाषाएं, 18 + 4। तो अभी तक वर्तमान में करंट हमारे पास जो राजकीय भाषाओं की संख्या है अनुसूची 8 के अंदर, तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हमारे पास शामिल हैं जो कि अभी मान्यता प्रदान है। ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात यह है, अनुसूची 8 के अंदर अंग्रेजी भाषा, आपकी इंग्लिश भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए
समझ में आया? भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुसूची 8 के अंदर किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस अभी रिसेंट पटवारी के एग्जाम में बनने वाले हैं, किस प्रकार से कौन से अनुच्छेद किस तरह से हमें याद रखना है, कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन सब चीजों को आप बेहतर तरीके से याद करते चलें साथ साथ में, क्योंकि होगा क्या कि अभी बहुत सिंपल वे में ये हम चल रहे हैं, जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास हिंदी का मटेरियल इकट्ठा होता चले जाएगा, जिससे होगा ये कि आपको याद करने में कठिनाई हो सकती है। तो जिस दिन क्लास हो उसी दिन आप इन चीजों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।